एग्जाम्पल 33.1 है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि मटेरियल ए इज़ ए वाटर एंड मटेरियल बी इज़ ए ग्लास। ए मीडियम जो है वो वाटर है और बी मीडियम जो है वो ग्लास है, इसने बता दिया। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.52 होता है और वाटर का जो है 1.33 होता है। द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना रही है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव्स। यहाँ देखें जी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। स्टेटमेंट यहाँ पर है, ये देखें ये वाला जो मीडियम है ये ए मीडियम है और ए मीडियम जो है वो क्या है वाटर है। यहाँ पर लिखा हुआ है एन इज इक्वल टू वाटर, पानी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। और दूसरा जो मीडियम है वो बी है और बी मीडियम है ग्लास, उसने बता दिया, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52 है। अच्छा, इंसिडेंट रे ये नॉर्मल बना दिया, ये इंटरफेस इसका मौजूद है ए और बी के दरमियान। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बना रही है थीटा ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 60 डिग्री है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को थीटा आर के साथ नोट करेंगे इस बुक के अंदर और वो थीटा आर है। और इसी तरह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो थीटा बी होगा, ये वाला होगा। तो कहता है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज। आपने बताना है कि थीटा आर कितना है और थीटा बी कितना है, यू हैव टू फाइंड। अगर हम थीटा आर की बात करें तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लॉज लगेंगे। रिफ्लेक्शन के लॉज कहते हैं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 60 डिग्री है जो नॉर्मल के साथ बन रहा है, तो एंगल थीटा आर जो है वो भी 60 डिग्री होगा। लिहाजा थीटा ए थीटा आर के बराबर होगा और ये 60 डिग्री होगा। अगर कोई इंसिडेंट रे 60 डिग्री नॉर्मल के साथ बना रही है तो जब उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट होगा तो वो भी 60 डिग्री के साथ ही रिफ्लेक्ट होगा, और एक पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा दूसरे मीडियम में चला जाएगा। तो उसका एंगल अगर आपने फाइंड करना है तो यू हैव टू अप्लाई द स्नेल्स लॉ और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, and we know that the laws of refraction are na sin theta is equal to nb sin theta b, and we have to find theta b. Here in this equation na is the refractive index of the first medium, that is water, and refractive index of first medium of water that is given, that is 1.33. Theta a is the angle of incidence, this is also given, this is 60 degree. nb is the refractive index of the second medium, that is the water, and refractive index of water ग्लास है, बी मीडियम जो है वो ग्लास है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बी है, दैट इज़ गिवन 1.52। और बाकी इसमें एक ही चीज़ रह जाती है, वह थीटा बी है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें देखें ये 4 पैरामीटर्स हैं, एक इक्वेशन है, इसमें 3 पैरामीटर दिए हुए हैं, एन ए थीटा ए एन बी, तीनों दिए हुए हैं। तो चौथा पैरामीटर हम इजीली इसके अंदर डाल के फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास आंसर आएगा जी 49.3। क्या इस तरह होना चाहिए जी? 49.3 होना चाहिए। हम देखें कि इसको जो है आंसर की कोई जस्टिफिकेशन बनती है या नहीं बनती है। लाइट एंटर हो रही है जी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर। रेयर मीडियम आपका वाटर मीडियम है, डेंसर मीडियम आपका ग्लास मीडियम है। जब रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, तो हम देख सकते हैं कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 था और रिफ्रैक्शन जो है वो 49.3 डिग्री हो गई है। तो हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल ट्रू है। सेकंड एग्जांपल है, कहता है द वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट फ्रॉम अ हीलियम नियॉन लेजर is 633 नैनोमीटर इन एयर बट 474 नैनोमीटर एंड aqueous humor inside your eyeball। हीलियम नियॉन लेज़र है जी, हमारी लैब के अंदर पड़ा हुआ है, उसकी वेवलेंथ है 632.8 नैनोमीटर। यहाँ पे राउंड करके दी गई 633 नैनोमीटर एयर के अंदर। और जब ये आई के एक्वस ह्यूमर में रे एंटर होती है तो मैंने आपको बताया था इसकी वेवलेंथ चेंज होनी है। एक्वस ह्यूमर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है एयर से, लिहाजा जब लैम्डा ज़्यादा होगा, जब एन ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये नज़र आ रही है वेवलेंथ शॉर्ट है। फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ओवर एन। जब एन बढ़ जाएगा, ये अभी हम बात करके हैं, जब ये एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा तो उसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। एक्वस ह्यूमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, लिहाजा वेवलेंथ उसकी शॉर्ट हो गई। एयर के अंदर 633 है
तो एक्वस ह्यूमर आई बॉल के अंदर जो लिक्विड होता है उसमें रिफ्रैक्ट उसकी जो वेव लेंथ है वो शॉर्ट होगी 474 नैनोमीटर होगी। कहता है कैलकुलेट द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द एक्वस ह्यूमर। आई बॉल का जो एक्वस ह्यूमर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन हमने फाइंड करना है। इक्वेशन सिंपल है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ओवर एन। लैम्डा नॉट क्या चीज़ है? लैम्डा नॉट है जी वेवलेंथ इन वैक्यूम, वो उसने दे दी है, ये एयर ओ 633 दे दी है। लैम्डा उसने दे दिया है 474 नैनोमीटर। तो यहाँ से एन निकाला जा सकता है, एन निकालेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1.34। पानी से उसका थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है। पानी अगर 1.33 है तो एक्वस ह्यूमर के अंदर जो लिक्विड मौजूद है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से थोड़ा सा ज़्यादा है 1.34। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन हमने निकाल लिया जी, और फिर उसके बाद उसने कहा जी स्पीड फाइंड करें और इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। एक फार्मूला होता है जी, डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू सी ओवर वी। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे उसकी स्पीड एक्वस ह्यूमर के अंदर कि लेज़र लाइट की जो एक्वस ह्यूमर के अंदर स्पीड है वो क्या होगी। तो फार्मूला बनेगा v इज इक्वल टू सी ओवर एन। सी यहाँ पर है जी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो होती है 3 × 10⁸ और v इसकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी अब हमने n जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, v इज इक्वल टू सी ओवर एन। सी इसकी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है और n इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो 1.34 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हमने अभी निकाला है इसके अंदर डालेंगे तो इसकी स्पीड निकल आएगी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये अप्रोच कर रही है वैक्यूम के अंदर जो स्पीड है 3 × 10⁸ होती है, तो एक्वस ह्यूमर के अंदर जो स्पीड है वो 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो स्पीड कम हो जाती है। अभी हमने जो डेरिवेशन की थी तो वो यहाँ पे उसकी वैल्यू हमने निकाल के देख ली। फिर वो कहता है कि आप इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। तीसरा जो पार्ट है फ्रीक्वेंसी होगी लाइट इन एंड कि एक्वस ह्यूमर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी। वेव इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा एंड f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। यहाँ पर v हम निकाल चुके हैं अभी, ये 2.25 × 10⁸ और लैम्डा उसने दे दिया 474 नैनोमीटर। इसके अंदर आप पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तो एक्वस ह्यूमर के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। एक्वस ह्यूमर के अंदर जो स्पीड ऑफ लेज़र लाइट है उसकी स्पीड भी हमने निकाल ली। एक्वस ह्यूमर का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल लिया। बेसिक इक्वेशंस वही हैं, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ओवर एन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की n इज इक्वल टू सी ओवर वी और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये बेसिक इक्वेशन हैं जिनको हमने यूज़ करते हुए ये एग्जाम्पल सॉल्व की है। एग्जाम्पल थर्ड है जी, कहता है टॉइज रिफ्लेक्टेड रे। इसमें वो बता रहा है जी कि दो मिरर हैं, एक M1 मिरर है एक M2 है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं। एक रे आती है जो इनके साथ मिरर M1 और M2 के साथ परपेंडिकुलर है। जब वो एंटर होती है ये रे जो है जब एंटर होती है मिरर 1 के साथ P पॉइंट के ऊपर फॉल करेगी और वहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर मिरर 2 के साथ फॉल करेगी Q पॉइंट के ऊपर, और Q पॉइंट से जो रिफ्लेक्ट होकर ये वापस उसी तरफ जाएगी। तो आपने ये बताना है कि फाइनल रेज फाइनल डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन, ये हमें फाइंड करना है। स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ, कहता है जी टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसने दो मिरर लिए, एक M1 है M2 है, इनको एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रख लिया है। यहाँ पे उसने बता दिया कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यहाँ पे उसने साफ बना दिया। कहता है रे ट्रेवलिंग इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ द मिरर्स। एक रे जो है वो ट्रेवल कर रही है और इन मिरर्स के साथ परपेंडिकुलर। अगर आप मिरर्स देखें तो मिरर एक M1 है M2 है, ठीक है, यहाँ ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे इस प्लेन के, और ये जो रे है ये प्लेन के साथ आ रही है। फिर वो कहता है कि रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वन मिरर एट पॉइंट P। एक मिरर जो है वो उसके P पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है, ये इसका P पॉइंट है, और दूसरा मिरर जो है वो उसके Q पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है। देन द अदर एट Q। व्हाट इज़ द रेज फाइनल डायरेक्शन रिलेटिव द ओरिजिनल डायरेक्शन। ओरिजिनल डायरेक्शन के लिहाज से फाइनल की डायरेक्शन बताएं। दूसरे लफ्ज़ों में हमने ये करना है कि हमने ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं हमने इनको ऐड कर लेने। जब इंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे तो यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि ये 180 डिग्री ही बनता है। कैसे बनता है जी? ये हमारा मिरर 1 है, P पॉइंट पर इसने स्ट्राइक की, P पॉइंट पर मैंने एक नॉर्मल जो है ये देखें एक नॉर्मल हमने एक ड्रा कर लिया और नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रही है θ1, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद
जो नॉर्मल के साथ इसका एंगल बनेगा वो भी θ1 ही बनेगा, क्योंकि एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा θ1। θ1 नॉर्मल के साथ था इंसिडेंट एंगल, θ1 ही नॉर्मल के साथ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, और बाहर वाला ये जो एंगल है ये कितना है, ये बाहर वाला एंगल कितना है, ये टोटल एंगल जो है नॉर्मल और इसका एंगल टोटल जो है कितना था 90 डिग्री। इस 90 डिग्री में से θ1 जो है वो माइनस कर देंगे, शॉर्ट एंगल जो है ये वाला जो एंगल है ये माइनस कर दें। ये सारा जो एंगल था ये देखें, ये सारा एंगल जो है वो 90 डिग्री है। इस सारे एंगल 90 में से हमने ये एंगल निकाल लिया θ1, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 90 माइनस θ1। ये देखें 90 माइनस θ1 एंगल रहेगा। फिर हमने क्या किया, क्यू के साथ फिर ये स्ट्राइक की, रे क्यू के साथ स्ट्राइक की। जब क्यू के साथ स्ट्राइक करेगी तो की पॉइंट क्यू के साथ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। ये देखिए ये परपेंडिकुलर है या फिर ये नॉर्मल है क्यू पॉइंट के ऊपर। अब अगर ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रहा है, ये एंगल है ये, ठीक है 90 माइनस θ1। अच्छा, अब दो रेज हैं, एक रे ये है जो ये देखें क्यू के साथ बना रही है, दूसरी रे जो है दूसरा है हमारा मिरर M1 है, ये मिरर M1 है। एक सरफेस है मिरर M1 की और दूसरी सरफेस है इस नॉर्मल की, ये नॉर्मल MN है। और देखें कि एक रे इसको काट रही है, ये वाली जो रे है ये इसको काट रही है। ये एंगल जो है वो कितना है 90 माइनस θ1। तो जो ये एंगल है ये फिर कितना होगा, ये भी 90 माइनस θ1 ही होगा। अगर ये एंगल 90 माइनस θ1 है तो फिर ये एंगल भी 90 माइनस θ1 ही होगा। उसके बाद फिर ये रिफ़्लेक्ट हो जाएगी। जब ये रिफ़्लेक्ट हो जाएगी, अगर ये 90 माइनस θ1 है तो फिर ये जो एंगल है ये भी फिर 90 माइनस θ1 हो जाएगा। ठीक है जी, बाहर वाले एंगल सारे यहाँ पे उसने कैलकुलेशन करके दिखाए हुए हैं, आप इनको समझ लीजिएगा। और अगर एंगल्स की समझ नहीं आती तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब जो इंटीरियर एंगल है वो कितने रह गए, एक हमारे पास θ1 है ये वाला एंगल, और एक हमारे पास जो है वो फिर θ1 है दूसरा एंगल, और तीसरा एंगल जो है वो 90 माइनस θ1 है, और चौथा एंगल जो है वो भी 90 माइनस θ1 है। तो अगर आप इन चारों एंगल्स को ऐड कर लें, ठीक है जी, θ1 और θ1 ये 2θ1 हो जाएगा, और 90 माइनस θ1 और 90 माइनस θ1 इनको ऐड कर लें, तो इन चारों को अगर ऐड कर लें θ1 प्लस 90 माइनस θ1 प्लस 90 माइनस θ1, तो ये टोटल एंगल आ जाएगा। ये टोटल एंगल है ये, तो जो टोटल एंगल है आप इसको जमा करें तो आई थिंक 180 डिग्री ही बनेगा। इसका मतलब है कि जो इंसिडेंट रे है फाइनल डायरेक्शन के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रही है।